नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। शहर से लौटे पति को किया अनदेखा तो पति ने किया कुछ ऐसा की। सुबह सुबह प्रिया जल्दी जल्दी काम खत्म कर रही थी। काम करते हुए मैं पहले तो उसके पास बैठ कर उसे निहार रहा था। मैं घर में कब आया किसी को कुछ भी पता नहीं चला। मैं प्रिया के पीछे कब से घूम रहा हूँ, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जोरदार वार के साथ घर में लगे शीशे को तोड़ दिया और जोर जोर से चिल्लाते हुए बोला, पागल हो गई है तू? कम से कम तू तो मुझे देख। एक शीशा ही तो होता है जो कभी झूठ नहीं बोलता, और तेरे भी नखरे हो रहे हैं। प्रिया भागते हुए आई और टूटे हुए शीशे को हैरानी से देखते हुए मम्मी को आवाज लगाते हुए बोली, मम्मी कोई भी नहीं है कमरे में और ये शीशा पता नहीं कैसे टूट गया। बिल्ली या चूहा होगा, कोई बेड के नीचे छिप गया होगा। ध्यान से देख, मम्मी ने अंदर से आवाज दी। प्रिया ने चूहे का नाम सुना तो ऐसे डर के भागी कि मुझको हंसी ही आने लगी। मैं उसके पीछे भागते हुए गया। अरे नहीं है चूहा, कहाँ भाग रही है प्रिया? प्रिया भागते भागते रुक गई और एक साथ पीछे मुड़कर देखा, जैसे सब कुछ सुन लिया होगा। मैं खुश हो गया। मुझे लगा कोई तो मुझे सुन पा रहा है। प्रिया, मैं हूं तुम्हारा लकी। हाँ प्रिया, मैं तुम्हारा लकी। कहते हुए मैं प्रिया की तरफ गया। प्रिया मेरे लिए नहीं रुकी थी। दरवाजे पर उसकी साड़ी फंस गई थी। अब वो वापस दरवाजे के पास आने में आलस करते हुए कुंडी में फंसी साड़ी को दूर से ही झटका देकर निकालने की कोशिश करने लगी। मैंने दरवाजे के पास जाकर धीरे से उसकी साड़ी को दरवाजे से निकाला और धीरे धीरे उसके पास ले जाने लगा, लेकिन उसने मेरे पास पहुंचने का इंतजार बिना किए किचन की तरफ दौड़ लगा दी। मैं भी साड़ी का पल्लू पकड़े उसके पीछे पीछे भागने लगा। प्रिया और उसकी लहराती साड़ी किचन में माँ के पास पहुंची। तेज भागने की वजह से किचन में भी ब्रेक नहीं लगा और माँ से जा टकराई। मैंने कहा, अब तो ये पक्का डांट खाएगी। बावली लड़की है ये तो। भला चूहे बिल्ली से इतना कौन डरता है? क्या हो गया है तुझे? क्यों भाग रही है? बिल्ली ही होगी, कोई शेर तो नहीं है, मम्मी ने कहा और अपनी बहू को संभालते हुए हंसने लगी। पूरा शीशा टूट गया है, पता नहीं कैसे, जरूरी थोड़ी बिल्ली ही होगी। प्रिया बोली, तू आर्मी वाले की बीवी होकर इतनी डरपोक क्यों है? छिपकली, कॉकरोच और चूहे तो जैसे कोई आतंकवादी हैं तेरे लिए, और कारतूस लेकर तेरे पीछे भाग रहे होंगे। है आज लकी आएगा तो बोल देना कि पहले घर के आतंकवादियों का सफाया करे। बॉर्डर के तो करते ही रहते हो, मम्मी बोली। प्रिया भी हल्की मुस्कुराहट के साथ गैस पर बनी खीर को चम्मच से हिलाने लगी। कितनी खुशी है दोनों में मेरे आने की, और मैं सुबह से थका दोनों को ये बताते बताते कि मैं आ गया हूँ। कब से तो आगे पीछे घूम रहा हूँ इनके, लेकिन नहीं, इनको मुझसे कोई मतलब नहीं। मेरे लिए पकवान बनाने से मतलब है। तू इसको मत हिला, जाकर फोन कर लकी को। कल रात को हुई थी बात तो बोल रहा था सुबह 10 बजे तक आ जाऊंगा, नाश्ता तैयार रखना। 12 बज गए हैं, मम्मी ने कहा। सुबह से 4 बार कर लिया है फोन, लेकिन वो नहीं उठा रहे। मेरे तो गुड मॉर्निंग का भी जवाब नहीं दिया। आने दो उनको आज, मैं तो बात भी नहीं करूंगी, प्रिया ने कहा। सोया होगा गाड़ी में, जाम लगा होगा, जानबूझकर थोड़ी इग्नोर करेगा। तू एक बार और फोन कर, जा मेरे फोन से कर ले, मम्मी ने कहा। प्रिया ने फ्रिज के ऊपर से माँ का फोन उठाया और मेरा नंबर डायल करते हुए मिलाने लगी। मैं मुस्कुराते हुए सोचने लगा कि प्रिया को मेरा नंबर याद रहता है। वो अपने फोन से भी मुझे नंबर डायल करके फोन करती है, जबकि नंबर सेव रहता है और कॉल हिस्ट्री में भी पहले या दूसरे नंबर पर रहता है। फिर भी आदत से मजबूर है। घंटी जा रही है लेकिन उठा नहीं रहे। घंटी की आवाज सुनकर मैंने जेब को टटोला तो मेरे जेब में फोन नहीं था। संदेश आते हैं वाले गाने की सीटी मुझे इतनी पसंद थी कि मैंने रिंगटोन पर भी
वही लगाया। शायद मेरे फौजी होना भी एक कारण था और उस गाने से मुझे बहुत लगाव था। फोन के रिंगटोन की आवाज गूंज रही थी। एक सुनसान जंगल में मोबाइल जमीन पर हल्की दूब घास से ओस की बूंदों को ओढ़े हुए वाइब्रेट कर रहा था और उसके थोड़ी ही दूर एक गाड़ी का दरवाजा अध जला हुआ था और कांच के काले टुकड़े थे और पास ही एक गाड़ी के पहिए में अब तक आग लग रही थी। रिंगटोन की आवाज कानों में गूंज रही थी क्योंकि मैं अभी मोबाइल के पास जा चुका था। मोबाइल के पास जलती हुई गाड़ी और झाड़ियों में फंसी कुछ लाशों को देखकर मैं हैरान था। मोबाइल को पास जाकर देखा तो मेरी माँ का फोन आ रहा था और मैं जानता था कि मेरी पत्नी प्रिया कर रही है। उन्हीं लाशों में खुद को देखकर मैं जोर से चिल्लाया, नहीं, मेरी नहीं। बोलने की आवाज पूरे इलाके में गूंजी थी, वो भी सिर्फ मेरे लिए। मैं चारों तरफ गर्दन घुमाते हुए धीरे से खुद की लाश के पास गया और उसे उठाने लगा। उसके सीने को मलने लगा ताकि श्वास वापस आ सके, लेकिन यह असंभव कार्य था। मैं हिम्मत हार हो चुका था। एक तरफ प्रिया और माँ दोनों को मेरा इंतजार था और दूसरी तरफ मेरी गाड़ी का ब्लास्ट हो चुका था। मेरी तो नहीं, लेकिन सरकारी गाड़ी थी जिसमें मैं और मेरे 4-5 और साथी थे। शायद गाड़ी सड़क के नीचे से गिर गई थी। मैं रात के उस वक्त को याद करने लगा जब हम एक साथ बॉर्डर के पास लगे कैंप से अपनी छुट्टी अप्रूव करके लौट रहे थे। सारे भाई लोग भी उतने ही खुश थे जितने हम 7 लोग जिन्हें छुट्टी मिली थी। लक्की यार, हमारा मन नहीं लगेगा तेरे बिना। रात को कंबल कुटाई किसकी करेंगे? राज ने शरारती अंदाज में कहा। राज मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड था और परेशान भी सबसे ज्यादा मुझे करता था। जब वो परेशान करता था तब मुझे ऐसा लगता था जैसे वो दोस्ती के नाम पर बस मजाक उड़ाता है मेरा। मैं बहुत बार उससे हमेशा के लिए झगड़कर दोस्ती से छुट्टी लेने की सोच लेता था। तंग आकर उसकी बात बात पर छेड़ना और बाकी लोगों के साथ मेरी खिल्ली उड़ाना मुझे पसंद नहीं था। लेकिन हर मुसीबत में जब वो मेरा साथ देता था तो मुझे यकीन हो गया कि वो बस मजाक करके सबको हंसाता है, दोस्ती भी तो निभाता है। उस दिन जब 4 आतंकवादियों ने कैंप पर हमला किया तो बाकी सब लड़ते लड़ते वहां से निकलकर दूसरी तरफ भाग चुके थे, लेकिन राज तब तक दीवार लांघकर नहीं गया जब तक मैं फंसा हुआ था, जबकि वो ही सबसे फुर्तीला था। उसने पहले मुझे दीवार लंघवाया, उसके बाद खुद लंबी छलांग लगाई। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि राज ही मेरा अच्छा दोस्त है। कल शाम को हंसते हंसते राज ने मुझे विदा किया और मजाक उड़ाते हुए कहा, अब तो कुछ दिन अपनी बीवी के पल्लू में बंधे रहना। सब लोग हैरानी से राज की तरफ देखने लगे तो मैंने हंसते हुए सारी बात बताई। मेरे फोन से मैसेज भेजा था, प्रिया से मेरा झगड़ा हुआ था। मैंने इसे बताया तो पता नहीं कब इसने ऐसी हरकत कर दी। कमीना है ये, दोस्त नहीं है। सब लोग हंसने लगे। हम गाड़ी से थोड़ी दूर ही गए थे कि राज का सेंड इमोजी के नाम के साथ मैसेज आ गया, आई मिस यू यार। मैंने स्माइल फेस भेजते हुए उसका मजाक उड़ाया क्योंकि मुझे पता था वो यहाँ भी कोई गेम खेलेगा। गाड़ी निकल पड़ी। मुझे आगरा जाना था क्योंकि सब लोगों को छोड़ते हुए जाना था। मैंने गाड़ी के लास्ट वाले सबसे बड़े सीट पर कब्जा कर दिया और पेट के बल लेटकर कोहनी पर सारा भार देते हुए मोबाइल हाथ में ले लिया। प्रिया को मैसेज करते हुए लिखा, अब तो खुश होना, मैं छुट्टी लेकर आ रहा हूँ, वो भी पूरे महीने की। साथ में मैंने लास्ट सीट पर लेटे हुए एक सेल्फी ली और प्रिया को सेंड कर दिया। तब भी प्रिया को यकीन नहीं आया क्योंकि उसके साथ अक्सर मैं ऐसे ठिठोली करता रहता था, पुरानी पुरानी फोटो भेजकर। उसने तुरंत वीडियो कॉल कर दिया। तब मेरे पास हेडफोन नहीं था तो मैंने फोन काटते हुए
पहले बैग से हेडफोन निकाला और उसके बाद दोबारा कॉल लगाने लगा तो प्रिया का मैसेज आ गया। मुझे पता है आप आ रहे हो। वीडियो कॉल कर रही थी, लेकिन अब माँ के साथ मार्केट जाने लगे। शाम को कर लेंगी, टाइम लगेगा तो। नहीं तो किया तो भी कल तो आप आ ही जाओगे। प्रिया का मैसेज देखने के बाद मैंने कॉल बैक नहीं किया। माँ को कॉल कर लिया। हेलो, प्रणाम माँ, बैठ गया हूँ गाड़ी में, थोड़ा ध्यान से आना। ठीक है माँ, माँ ने कहा। लेकिन आपको कैसे मैं कुछ कहता कि दोबारा बोलने लगी। मुझे बहुत दिनों से ऐसा लग रहा था कि तेरे से मुलाकात होने वाली है, और जब बहू ने खुश होकर बताया कि लक्की आ रहा है तो मैं समझ गई कि मेरा उस दिन का सपना जरूर पूरा होगा। 2-4 दिन पहले ही सपने में तू आया था घर। सपने तो मुझे भी आते हैं मम्मी, लेकिन बहुत अजीब अजीब। ऐसे सपने की मैं किसी को बताऊं भी तो कैसे। अजीब तरह से शुरू होते हैं, अजीब तरह से खत्म। मैंने कहा, तू तो बचपन से अजीब सपने देखता है। तेरे सपनों पर तो किताब भी लिखी जा सकती है। अभी वो सब छोड़, तू ये बता कि नाश्ता क्या करेगा कल सुबह। माँ ने कहा, ऐसा मत पूछो, आप जो पकाते हो वो स्पेशल होता है। कुछ भी पका लेना, मैं 10 बजे तक पहुंच जाऊंगा। मैंने कहा। माँ ने मार्केट जाना था तो जल्दी फोन काट दिया। रास्ते में नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत आती थी, नेट भी नहीं चल रहा था। मैंने मोबाइल में गाने चलाकर सोना ही बेहतर समझा। मेरी एक और खास बात थी जिसके कारण मेरा मजाक भी बनाते थे दोस्त। वो खास बात ये थी कि मुझे जहां आंखें बंद करके 5 मिनट रह लिया वहीं नींद आ जाती थी। कभी कुर्सी में, कभी किसी पत्थर में, कभी कभी कैंप के अंदर चटाई बिछाकर ही सो जाता था। इतनी प्यारी नींद थी कि इंतजार करती आंखें मूंदने का। गाना सुनते सुनते ही मुझे गाड़ी में नींद आ गई। उस नींद के बाद का मुझे कुछ याद नहीं। मैं घर चला गया तो मुझे कोई देख नहीं पा रहा था। मैंने घर का शीशा तक इसलिए तोड़ दिया क्योंकि उसमें मेरी परछाई भी नहीं दिख रही थी। प्रिया ने भी नहीं देखा, माँ ने भी नहीं। जब प्रिया ने माँ के फोन पर फोन किया तो मैंने पाया कि मैं तो किसी जंगल में ही बेसुध पड़ा हूँ। फोन पर फोन आ रहे थे और मैं अपने चारों तरफ जल रही गाड़ियों के पुर्जे और साथी की लाश को देख रहा था। एक अजीब सा डर मेरे मन में था क्योंकि मुझे अभी अभी पता लगा कि वो शीशे में मेरे नहीं दिखने की वजह क्या थी। प्रिया ने क्यों मुझे नहीं देखा, क्यों माँ को मैं महसूस नहीं हुआ, मुझे सब मालूम हो चुका था। इस सब का कारण था कि मैं मर चुका था, लेकिन मेरी आत्मा को सिर्फ घर जाने की बेचैनी थी, इसलिए वो शरीर को छोड़कर घर चली गई। अब मैं घुटने के बल अपने गिरे पड़े मोबाइल को की तरफ गया और झाड़ियां इतनी थीं कि कोई ठीक से तनकर चल भी नहीं सकता। जैसे ही मैं मोबाइल को पकड़ने लगा तो मोबाइल के पास किसी का पैर नजर आया। मैंने पैर को देखते हुए ऊपर की तरफ गर्दन उठाई तो एक लड़खड़ाता हुआ फौजी को अपने सामने पाया, जिसे वो मोबाइल उठाया और आने वाली कॉल को डिस्कनेक्ट करके एक हेल्पलाइन नंबर डायल कर लिया। हेलो, गाड़ी नंबर जम्मू में पलट गई है और गाड़ी के सारे जवान मौत के घाट उतर गए हैं। मैं ही बच गया क्योंकि जब गाड़ी पर आतंकवादियों का हमला हुआ था तब मैं गाड़ी में नहीं था। गाड़ी पर इलेक्ट्रिक कारतूस से हमला करके उसका बैलेंस बिगाड़ दिया और पलटते हुए गाड़ी पर गोलियां चलाई गईं। मैं बहुत मुश्किल से सभी फौजी भाइयों की लाश तक पहुंचा हूं। ओके, हम करते हैं कुछ, कहते हुए कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। अरे, ये तो मनु है, मैंने खुद से कहा और झाड़ी को हटाते हुए
मनु के पास गया। मनु से मैंने कुछ कहता कि एक बार फिर प्रिया का कॉल आ गया। मनु ने नाम पढ़ा और कहा, क्या कहूं मैं प्रिया भाभी को, कैसे उठाऊं फोन? अरे उठा लेना प्लीज, उठा ले और बोल दे कि लक्की आ रहा है। उसे बोल देना मैंने कहा था कि मनु भी बोल पड़ा। मुझ में नहीं हिम्मत, लेकिन लक्की जाएगा। लक्की घर तो जाएगा, वो भी पूरे शान से। तिरंगा उसका कफन होगा, तिरंगा से लिपटकर लक्की घर पहुंचेगा। उससे पहले पहुंच चुकी होगी उसकी कहानी। जिस तरह उसने इन 12 साल में आतंकियों का जीना हराम किया था, घुसपैठियों को उनके कैंप में घुसकर मारने का खिताब भी तो लक्की को ही हासिल हुआ। यही नहीं, लक्की ने अकेले 8 आतंकवादियों से लड़कर सुपर हीरो की उपाधि जो हासिल की है, उस दिन को कैसे देश भूल जाएगा जब 4 जवानों को शहीद करने वाले आतंकवादियों ने लक्की को किडनैप करके पूरे देश को चुनौती दे दी थी और अपनी शर्त मंजूर करने के लिए धमकियां दे रहे थे। लक्की ने ही उस शर्त को न मानने को कहा था, लेकिन सरकार ने अपने जवान के लिए शर्त मंजूर कर ली थी, तो लक्की ने उन सभी आतंकवादियों के साथ उनके शर्तों का भी नामो निशान मिटा दिया था। अकेले अकेले आंखों में पानी लिए मेरी तारीफ किए जा रहा था। अरे बस कर मेरे भाई, रो मत। तुम मेरे लिए रोते हो और मुझे फिक्र उस माँ की है जिसने कल शाम को भी ठीक से खाना नहीं खाया होगा, ये सोचकर कि कल सुबह अपने बेटे के साथ खाऊंगी। और मेरी बेबी प्रिया कितनी बदनसीब है, उसे तो प्यार से भी गले भी साल में एक बार लगाता हूँ। वो भी इंतजार कर रही होगी कि मैं आऊंगा तो पहले ढेर सारी शिकायत करेगी और उसके बाद अपने दिल की बात बताएगी। मैं फिर से उसका हाथ पकड़कर उंगली से उसे घुमाते हुए किसी हिंदी पुराने जमाने के गाने में झूमूंगा, जैसे हर बार झूमते थे। आखिर उसे भी गर्व होता है कि उसका पति फौजी छुट्टी लेकर आया है, जिसे वो सुबह शाम याद करती है। बहुत सारे अरमानों पर पानी फिर चुका था। मैं भी ठहर गया और मनु भी अभी वहीं रुका था। उसने फोन तो नहीं उठाया, लेकिन अब वो अपने ही मोबाइल पर फोन करने लगा, क्योंकि उसका मोबाइल खो चुका था। उसे उम्मीद थी कि यहीं कहीं गिरा होगा। सूरज की शुरुआती किरण अब झाड़ियों से छनते हुए हमारी तरफ आने लगी और झाड़ियों की ओस भी कोहरा बनकर उड़ने लगी। मनु हमारी लाशों के पास ही बैठ गया और इंतजार करने लगा कि उनकी मदद के लिए टीम आए। मैं अब जान चुका था कि मैं मर गया, इसलिए अभी इन झाड़ियों से ज्यादा जरूरी था घर जाकर ये देखना कि कहीं उन तक खबर तो नहीं पहुंच गई। घर गया तो अभी भी वहां कुछ नहीं पता था। वो लोग टेंशन में जरूर थे कि 12 बज गए, लेकिन मैं घर नहीं आया, ना ही फोन उठा रहा था। तेरे पास उसके दोस्त का नंबर होगा, किसी को फोन करके पूछ, माँ ने प्रिया से कहा। एक ही का नंबर है, राज का, लेकिन वो साथ नहीं आया। मैंने किया था उसको फोन। प्रिया ने कहा, एक बार और करके पूछ ले, वो मनु के अलावा किसी और को फोन करके पूछ लेगा, माँ बोली। माँ की जिद को देखते हुए प्रिया ने फिर से राज को फोन किया। इस बीच राज की मनु से बात हो चुकी थी मेरे फोन से, इसलिए राज सब जानता था। एक झिझक के साथ राज ने फोन उठाया। हेलो भैया, आपकी हुई बात उनसे? प्रिया ने कहा। राज के पास कहने को कोई शब्द नहीं थे। उसने कांपती रोती सी आवाज में कहा, भाभी आप टीवी खोल लो। कहते ही राज ने फोन काट दिया। टीवी खोल लो सुनते ही प्रिया सुन्न पड़ गई। एक तरफ राज की दर्द भरी आवाज और ऊपर से उसने कुछ बताया भी नहीं। प्रिया की हिम्मत ही नहीं हुई टीवी खोलने की।
फिर भी वो आगे गई और टीवी खोलते हुए सोफे पर बैठ गई। प्रिया को शांत देखकर माँ की चीख निकल आई। सुबह सुबह शीशे का टूटना पहले ही अपशगुन हुआ था। ऊपर से उसकी दाईं आंख सुबह से फड़क रही थी, जिसे वो सिर्फ इग्नोर कर रही थी, क्योंकि हमेशा अच्छा और पॉजिटिव सोचना चाहिए। टीवी पर खबर सुनते ही माँ का कलेजा फट गया और दहाड़े मार मार कर रोने लगी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।